वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ग्रामर में मास्टरी हासिल करने की 50 दिन की अपनी क्लास कर रहे हैं। 50 दिन की क्लासेस में जो है 1 से लेकर 9 दिन की क्लासेस हो गई है। आज हम क्लास करेंगे 10। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो मॉडल और मेन वर्ब्स बेसिकली वर्ब पे आज हमारा लास्ट क्लास है। आज हम बहुत छोटे छोटे से रूल्स देखेंगे जिनका एग्ज़ाम में बहुत रोल रहता है और हमारे वो जहन में नहीं जाता कि ये भी रूल है। और कुछ ऐसे रूल भी हैं जो एग्जेक्टिव और वर्ब से कॉमन है, एडवर्ब और वर्ब से कॉमन है। तो हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे उसको, फिर एग्जेक्टिव जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे और एडवर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बता चुका हूँ कि टियर 2 के लिए हम स्पेशल क्लासेस चलाने की कोशिश करने वाले हैं। लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करने की कोशिश में हैं, तो इसके विषय में आप अपने सुझाव देते रहिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। माइंड बाउल के विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1 से लेकर 9 तक जो हम अपनी क्लास इसमें भर चुके हैं, 1 से लेकर 9 तक की क्लासेस हमने माइंड बाउल में भर चुके हैं। अब ये लीकेज हो रहा है। अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए 20 से 25 मिनट तक के लिए, वो सारा का सारा रिवाइज कीजिए। अगर आप रिवीजन के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे तो 1 से लेकर 7 क्लासेस तक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद होगा। और 2 क्लासेस जो बची हुई है उसमें भी आप रिवीजन अच्छे से कर गए होंगे, क्योंकि मेरा जो है 1-2 दिन वीडियो थोड़ा सा डिले आया। वो रीज़न ये था कि मेरे सिस्टम में वायरस आ गया था, तो वायरस से लड़ने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी मेरा सिस्टम ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब इस तरीके का कोई डिले नहीं होगा। पर फिर भी एक्सेप्शनल केसेस होते रहते हैं। पता चला, मैंने अभी आपको बोला कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर कुछ घटना घटित हो जाए। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोज़ मैं दे पाऊँ। अब चलिए बात करते हैं आज की क्लासेस की। मैं कुछ छोटे छोटे रूल्स यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिनका एग्जाम में बहुत रोल होता है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, बीइंग इल आई कुड नॉट कम। बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीमार होने की वजह से मैं नहीं आया। और बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट कम, बरसात की वजह से मैं नहीं आया। अब इन दो सेंटेंसेस में जरा सा डिफरेंस है। एक ये है कि जब भी ऐसा सेंटेंस आपको मिले, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, तो इसका मतलब ये होता है बीइंग के पहले अगर कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल ना किया गया हो तो बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे आई है, ये पहले का सब्जेक्ट ले लिया जाता है। तो बीइंग इल मतलब आई बीइंग इल, कि मैं ही बीमार हूँ, आई कुड नॉट कम और मैं नहीं आया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, अगर इसके पहले आप अगर कोई सब्जेक्ट नहीं लोगे तो आई क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट। अगर आई सब्जेक्ट हो गया तो आई बीइंग ए रेनी डे, मैं बरसात कैसे हो सकता हूँ, आई कुड नॉट कम और मैं नहीं आ सकता हूँ, तो मैं तो बरसात हूँ नहीं। तो इसके लिए आपको एक सुटेबल जो है सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो निर्जीव के लिए क्या लेते हैं हम, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट सब्जेक्ट लेते हैं। तो इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट कम। तो ये 2 तरीके का सेंटेंस है जो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी इस तरीके का सेंटेंसेस आए, हमको ये चेक करना होता है कि बाद वाला जो सब्जेक्ट है क्या वो पहले का सब्जेक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर नहीं बन सकता है तब हमको सुटेबल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे इस सेंटेंस में वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, इसमें वॉकिंग के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो माई पेन आप इसका सब्जेक्ट बना के चेक कीजिए कि क्या मेरा पेन टहल रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। टहल कौन रहा था, मैं टहल रहा था, या जो भी जिसका पेन गिरा वो टहल रहा था। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे आगे, वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो जब भी ऐसे केसेस आए तो आपको सूटेबल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, अगर दूसरे वाले को पहले का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो ये कुछ छोटा सा रूल था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ ए प्रैक्टिस्ड हैंड। विथ ए प्रैक्टिस्ड हैंड, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस्ड हैंड का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस किया हुआ हाथ। ये क्या है, आपका एग्जेक्टिव है। क्या है, एग्जेक्टिव है। तो वर्ब में ईडी लगा के हम एग्जेक्टिव बनाते हैं, इस तरीके से हम यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, एक एस होता है एक सी होता है। तो जो सी वाला फॉर्म होता है वो नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। एक मिनट, पेन सही नहीं है, चल रहा है। नाउन होता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा, आपको नाउन चाहिए होगा। प्रैक्टिस्ड, एसईडी हैंड। इस तरीके से कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश, रिवाइज्ड एडिशन, रिटन डॉक्यूमेंट। अगर कोई चीज़ इसी में रनिंग प्रोसेस में हो तो हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जैसे राइजिंग प्राइसेस, डेवलपिंग कंट्रीज, स्ट्रीमिंग कप ऑफ टी। ये इस पे बेस क्वेश्चन पूछता है। बार्किंग डॉग्स। तो अगर कोई चीज़ मतलब रनिंग कंडीशन में हो, अगर हमको क्वालिफाई कराना हो वर्ब से, तो हम आईएनजी और V3 फॉर्म इस्तेमाल करके, क्या V3 फॉर्म इस्तेमाल करके एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं उसका। मतलब आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं और V3 फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश, रिवाइज्ड एडिशन, रिटन डॉक्यूमेंट, राइजिंग प्राइस, डेवलपिंग कंट्री, स्ट्रीमिंग कप ऑफ टी एंड बार्किंग डॉग्स। चलिए कुछ और छोटे छोटे रूल्स देखते हैं।
जैसे एक ये है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर एंड स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज टू एर इज ए ह्यूमन। इन सेंटेंसेस में बस सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको वर्ब को नाउन की तरह इस्तेमाल करना है तो या तो आपको उसको जीरेंड फॉर्म में इस्तेमाल करना होगा या तो फिर इन्फिनिटिव फॉर्म में। तो स्मोकिंग और स्विमिंग ये दोनों आपका जीरेंड फॉर्म है, टू एर आपका जो है इन्फिनिटिव फॉर्म है। टू एर का मतलब होता है गलती करना। अब जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, जब आप एडवर्ब वाले चैप्टर में चलेंगे तो आपको वहाँ पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर वो होते हैं जो ये बताते हैं कि वर्ब जो है किस मैनर में किया जा रहा है, वर्ब किस मैनर में किया जा रहा है या काम किस मैनर में किया जा रहा है, एक तरीका बताता है। जैसे ही वर्क ऑनेस्टली, वो काम करता है किस तरीके से, ईमानदारी से। तो ऑनेस्टली यहाँ पे क्या है, आपका वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये ऑनेस्टली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही टॉक्स पोलाइटली, वह मतलब आराम से बात करता है, सज्जनता के साथ बात करता है। तो ही टॉक्स पोलाइटली, तो यहाँ पे ये मैनर बढ़ रहा है ऑनेस्टली और पोलाइटली। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। एक और चीज़ है यहाँ पे, एक कॉमन सेंटेंस है, इसको नोट करके लिखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका। आई बॉट दिस शर्ट चीपली, आई बॉट दिस शर्ट चीपली। अब मैं खरीद के लेके आया कोई चीज़, किस मैनर में, चीपली, सस्ते में। अब यहाँ पे एक गलती ये होती है कि चीपली जो वर्ड है वो एडवर्ब तो है ही है, लेकिन चीप, CHEA, अब चीप का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ सस्ते प्राइस पे खरीद के लेके आए, और इसका भी इस्तेमाल हम एडवर्ब की तरह करते हैं, इसका इस्तेमाल हम एग्जेक्टिव की तरह भी करते हैं, और सेम चीप का इस्तेमाल हम एडवर्ब की तरह करते हैं। तो यहाँ पे चीपली होने के बजाय क्या होगा, चीप होगा। इसके यूज में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस को, आई बॉट दिस शर्ट चीपली नहीं होगा, चीप होगा, क्योंकि चीप को हम एग्जेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। और एडवर्ब की तरह जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ हम सस्ते में ले आए हैं। ही लुक्स ऑनेस्ट, ही साउंड्स पोलाइट। यहाँ पे देखिए, अब आपको लगेगा कि लुक और साउंड ये है वर्ब को जो है क्वालिफाई करता है वो करता है एडवर्ब। यहाँ पे लुक और साउंड को क्वालिफाई कर रहा है ऑनेस्ट एंड पोलाइट। क्या कर रहा है, ऑनेस्ट एंड पोलाइट। ही लुक्स ऑनेस्ट, ही साउंड्स पोलाइट। यहाँ पे ऑनेस्ट जो है आपका क्या है, एग्जेक्टिव है, पोलाइट क्या है, आपका एग्जेक्टिव है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन जो होते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन जो हमारे सेंसेस से लेके होते हैं, जब हम किसी चीज़ को फील कर रहे होते हैं, तो वो सारे वर्ब जो हमें किसी चीज़ को फील कराते हैं, सेंसेस में हमारे डालते हैं, उनको बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। वो एडवर्ब के द्वारा क्वालिफाई नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि वो एडवर्ब के द्वारा क्वालिफाई नहीं किए जाते, वो एग्जेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई किए जाते हैं। जैसे ही लुक्स ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट एंड पोलाइट ये आपका क्या एग्जेक्टिव है, ऑनेस्टली ये आपका जो है होगा एडवर्ब, पोलाइटली ये होगा एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट और पोलाइट इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि लुक और साउंड ये हमें ये बताते हैं कोई चीज़ दिखती कैसी है, हमें सेंस में डालते हैं। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन जो भी होते हैं उनको हम एग्जेक्टिव से क्वालिफाई कराते हैं, कभी भी हम एडवर्ब से क्वालिफाई नहीं कराते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस तरीके के कुछ और जो है वर्ब होते हैं उनको देख लेते हैं। वर्ब ऑफ सेंसेशन, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, फील। ठीक है, अब ये सारे के सारे वर्ड है, आप इनको ध्यान से देखिए, इन सबके मतलब आपको पता ही होंगे। कि आपको नहीं लगता है कि जब भी इन वर्ब का हम इस्तेमाल करें तो हम किसी चीज़ को अपने सेंसेस में डाल रखते हैं। जैसे लुक, कोई कैसा दिखता है, सीम ये भी देखने के सेंस में आता है, साउंड किस तरीके का साउंड कर रहा है तो हमारी सेंसेस में डाल रहा होता है कि कोई चीज़ कैसी है, अपीयर दिखने में कैसा है तो हमारे सेंसेस में डाल रहा है। स्मेल, हम स्मेल लेके भी अपने सेंसेस में डाल रहे होंगे। टेस्ट कर रहे हैं, हमारे सेंस में जा रहा है। फील कर रहे हैं, हमारे सेंस में जा रहा है। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन ये जितने भी हैं इनको हम एग्जेक्टिव से क्वालिफाई कराते हैं, कभी भी हम एडवर्ब से क्वालिफाई नहीं कराते, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा कुछ और वर्ब होते हैं जिनके साथ हम एग्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब नहीं। ये हम रूल चल के वहाँ पे भी पढ़ेंगे, एग्जेक्टिव में भी एडवर्ब में भी। बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एंड प्रूव ये भी जो है क्वालिफाई किससे किए जाते हैं, एग्जेक्टिव से, एडवर्ब से नहीं। जैसे व्हेन ही हियर द न्यूज़ ही बिकेम सैड, कभी भी यहाँ पे सैडली नहीं लगेगा, हमेशा सैड लगेगा, क्योंकि जो हियर है, हियर हम सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो सुनने का मतलब क्या हो गया, हम सेंसेस में एक तरीके का डाल रहे हैं। तो हम कभी भी इसको जो है एडवर्ब से क्वालिफाई नहीं कराएंगे, किससे क्वालिफाई कराएंगे, एग्जेक्टिव से। इसी तरह कुछ और रूल्स हैं, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, वी एडॉप्टेड टू एनवायरमेंट। मैंने आपको एडॉप्ट को लेके 3 वर्ड बताए थे, एक था ADEPT एडेप्ट, एक था एडॉप्ट, एक था ADOPT एडॉप्ट। जो ADEPT होता है एडेप्ट, उसका मतलब होता है निपुण, और ADAPT इसका मतलब होता है कि इन्वायरमेंट वगैरह से अपने आप को अनुकूल बनाना, और ADOPT था उसका मतलब था एडॉप्ट करना, मतलब गोद लेना।
अब इस सेंटेंस को देखते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस में किस तरीके के एरर पुट किया जाता है। वी एडॉप्टेड टू इन्वायरमेंट, वी एडॉप्टेड टू इन्वायरमेंट, हमने अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लिया, हमने अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लिया। तो सेंटेंस की जो हिंदी मीनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि हमने अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लिया। तो जो अपने आप को, एक ये नहीं है कि अपने आप को, वो यहाँ पे मिसिंग रहता है इस तरीके के सेंटेंसेस में। वी एडॉप्टेड आवर सेल्व्स टू इन्वायरमेंट, तो हमें यहाँ पे जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है इस तरीके के सेंटेंसेस में। इस तरीके के कुछ वर्ब होते हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। चलिए ये वर्ब देख लेते हैं। ये वर्ब होता है एक्विट, ACQUIT, एक्विट। एक्विट की दो मीनिंग होती है। एक तो मीनिंग होती है जैसे जेल वगैरह से आपको कोई सज़ा जैसे हो रही है तो कोर्ट आपको मुक्त कर दे उस सज़ा से, तो एक्विट वहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक होता है टू डू बेटर देन एक्सपेक्टेड, अगर आपसे उम्मीद की जाए कि आप मतलब कोई काम ज़्यादा कर दो जितनी आपसे उम्मीद की जाए, तो वहाँ पे एक्विट का इस्तेमाल होता है। तो जब इस सेंस में हो कि आप जो है उम्मीद से ज़्यादा काम कर दो, जो भी आपसे उम्मीद की जाए उससे ज़्यादा काम कर दो, उसे बेटर कर दो, तब एक्विट जब आता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ आता है। अब एग्जांपल देखेंगे हम। अपसेंट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस वर्ब के साथ। अवेल के साथ इस्तेमाल करते हैं। रिकॉन्साइल के साथ करते हैं। रिकॉन्साइल के साथ तब करते हैं जब इसकी मीनिंग निकलती है टू एक्सेप्ट ए सिचुएशन रिलक्टेंटली, अगर हम कोई चीज़ बगैर इच्छा के कोई सिचुएशन को एडॉप्ट या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी इच्छा ना हो, हम बगैर मन से जो है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तब रिकॉन्साइल यूज होता है वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ। एम्यूज के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। रिज़ाइन के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। किस सेंस में? जब उसका मीनिंग निकल रहा हो टू एक्सेप्ट समथिंग एज इनविटेबल, जब कोई ऐसी चीज़ हो जाए, अनिवार्य हो जाए और आप उसको टाल ना सको, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में रिज़ाइन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ आता है। एवेंज के साथ हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इंजॉय के साथ, एक्सर्ट के साथ, अप्लाई के साथ। और अप्लाई के साथ कब इस्तेमाल करते हैं? टू वर्क हार्ड ऑन समथिंग, जब हम किसी पे मेहनत कर रहे हों, हार्ड वर्क कर रहे हो, तब अप्लाई अगर उस सेंस में आए तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एडाप्ट के साथ जैसे यहाँ पे है, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। एडजस्ट के साथ करते हैं। प्राइड के साथ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उनमें और इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे सेंटेंस है, द ऑफिसर एक्विटेड देमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, जब क्राइसिस था तो ऑफिसर ने अपने आप को बचा नहीं लिया, एक्विटेड देमसेल्फ, अपने आप को और अच्छे से वहाँ पे काम किया जितना ऑफिसर से उम्मीद नहीं किया जा रहा है। सेंटेंस का मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है। और एक एक्विट जो वो लगता है जिसको मुक्ति की जाती है, जैसे कि आपको कोर्ट वगैरह में सजा मिल रहा हो, तब वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये इसका जो सेंस सही से समझिएगा, इसका सेंस ये है कि ऑफिसर से जितनी उम्मीद की जा रही है दंगे के दौरान, उससे ज़्यादा उसने अच्छा काम किया, अच्छा दिखाया अपने आप को। She has reconciled herself to the demands of her in-laws. She has reconciled, यहाँ पे उसने क्या किया कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जो उसके इन-लॉज का डिमांड था। यहाँ पे मैत्री के सेंस में नहीं आया है, वहाँ पे अनिच्छा के साथ किसी चीज़ को एडॉप्ट कर लिया है। रिकॉन्साइल इस सेंस में आया यहाँ पे, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। द स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्फ ए लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये वर्ड के साथ हमेशा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। You will have to apply yourself to this task heartedly. अब यहाँ पे अप्लाई का ये मतलब नहीं है जैसे आप किसी उसके फॉर्म वगैरह को अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे अप्लाई का सेंस ये है कि अपने आप को उस काम में डेडिकेट करना है। तो जब ऐसा सेंस आए कि अप्लाई का सीन ये हो रहा हो कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो या अपने आप को डेडिकेट कर रहे हो किसी काम के लिए, तब वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। आई प्राइड माई सेल्फ, प्राइड के साथ होता है आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। You should avail yourself of this opportunity, avail के साथ आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। He resigned himself to yet another day without food. He resigned himself, यहाँ पर रिजाइन का मतलब वो इस्तीफा देना नहीं है, अपने आप को रिजाइन करना हुआ, एक तरीके से जो है सरेंडर करना हुआ। He resigned himself to yet another day without food। ठीक है, अब इसमें कुछ जैसे चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि एक चीज़ है इंजॉय को लेके एक वर्ड होता है। इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, क्या हो? इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अब्सेंट हो, क्या हो? अब्सेंट हो, तो ऐसे में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे दे इंजॉयड द पार्टी, सेंटेंस सही है। दे इंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। दे इंजॉयड, क्या इंजॉय किया? नहीं है। दे इंजॉयड देमसेल्फ, क्या है? देमसेल्व्स,
दे इंजॉयड देमसेल्फ ड्यूरिंग वेकेशन। यहाँ पे एक आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे के लिए देमसेल्फ चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही इफ अब्सेंट, एक अब्सेंट को लेके है, अब्सेंट के सीन में क्या है, एब्सेंट इज यूज्ड एज ए वर्ब, अगर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो इट विल बी फॉलोड बाय ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ, ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ, अगर अब्सेंट का इस्तेमाल है वर्ब की तरह तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब्सेंट का इस्तेमाल अगर वर्ब की तरह नहीं है तब हम नहीं करते हैं। क्या है, जैसे ही वॉज अब्सेंट, अब यहाँ पे वाज आपका वर्ब है, अब्सेंट यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं है, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह एक्विट वर्ड है, एक्विट का क्या है, टू बेटर देन एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने बताया। और इफ एक्विट मीन्स टू डिसाइड इन कोर्ट दैट वन इज नॉट गिल्टी, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। द कोर्ट एक्विटेड हिम, कोर्ट ने उसको मुक्त कर दिया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। द पुलिस एक्विटेड देमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द रायट, पुलिस ने अपने आप को बेहतर तरीके से काम किया दंगे के दौरान, यहाँ पे इसलिए देमसेल्फ का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जो उम्मीद की जा रही है उससे बेहतर पुलिस ने काम किया। रिकॉन्साइल के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि अगर रिकॉन्साइल का यूज टू सेटल ए मैटर और रिजॉल्व के सेंस में आए तो इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन रिकॉन्साइल का अगर जो है यूज़ ऐसे सेंस में हो कि जब हम किसी सिचुएशन को बगैर इच्छा के अगर एक्सेप्ट कर रहे हों तब वहाँ पे हम इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई रिकॉन्साइल्ड विथ हिम आफ्टर द बिटर आर्गूमेंट, यहाँ पे रिकॉन्साइल का मतलब क्या हुआ कि मैटर सेटल कर लिया गया, आई रिकॉन्साइल्ड विथ हिम, मैटर रिजॉल्व कर लिया गया, सेटल कर लिया गया, तो वहाँ पे जो है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें जो है कि अगर ये सिचुएशन अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बगैर इच्छा के, ही रिकॉन्साइल्ड हिमसेल्फ टू द एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ हिज बॉस, वो क्या कर रहा है कि जो बॉस का एरोगेंट एटीट्यूड है उसके खिलाफ जो है, मतलब जो भी है वो चीज़ है उसके बॉस का, वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है। क्या कर रहा है, बगैर इच्छा के एक्सेप्ट कर रहा है बॉस की सारी एटीट्यूड, वो जो कुछ भी कह रहा है। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिकॉन्साइल का जो यूज है वो सिचुएशन को बगैर इच्छा के एक्सेप्ट करने का है, क्योंकि बॉस की जो भी इच्छा है वो हमें मारनी है। अब उसमें हमार अपनी मर्जी के हिसाब से हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि बॉस ने कुछ काम नहीं मानेंगे, ये तो रूल होता है कि ठीक है बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस ने जो कहा सो कहा। तो यहाँ पे जब रिकॉन्साइल इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी सिचुएशन को बगैर इच्छा के एक्सेप्ट कर रहे हो तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। अगर हम शॉर्ट में बोले इन चीज़ों को, अगर हम शॉर्ट में बोले कि जो अभी हमने रूल पढ़ा ये चीज़, इसमें एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत होती है सिर्फ कि अगर कोई सेंटेंस जैसे है, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी वही है और रिसीवर भी वही है। क्या है, सब्जेक्ट भी वही है, कुछ काम हो रहा है और उसको रिसीव भी वही कर रहा है, तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करने का ज़रूरत होती है। जैसे मैंने काम किया और उसका असर भी मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, तब वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। तो बस ये एक इसका मेन आइडिया और मेन थीम होता है इन सेंटेंसेस का। कुछ चीज़ें और होती है इसी में, जैसे एक्सेप्शन टाइप, ये तो कुछ आपके वर्ब मिले जिनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो, और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ये सिचुएशन आने के बाद भी आप कभी भी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, यहाँ पे आपको ही अपने आप को दूर रखना है बैड कंपनी से, लेकिन यहाँ पे आप योर सेल्फ जो लगाए हो यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा। कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी सेंटेंस ऐसा होता है, कीप योर सेल्फ नहीं लगाओगे आप। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, राइट फॉर्म होगा ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, वह अपने आप को रूम के अंदर जो है छुपा लेता है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ वर्ब है जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, रेस्ट एंड हाइड। जब भी ये वर्ब आए और इसमें आप सब्जेक्ट हो और रिसीवर भी हो और सेंस आपको मिल रहा हो, तब आप कभी भी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन वर्ब के साथ एक्सेप्शंस हैं और ये एक्सेप्शन नोट करके रखिएगा, इनको याद करके रखिएगा कि इनमें अगर आपको काम खुद को करना है और उसका इफेक्ट भी आप ही के ऊपर पड़ना है, तब भी इन वर्ब के साथ आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे। चलिए कुछ और रूल देखते हैं। ए वर्ब आइदर डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन और टू टेक ए फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मतलब क्या होता है कि वर्ब या तो कभी भी प्रीपोजिशन लेता नहीं है या तो फिर वो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है। और कुछ कॉमन से यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है जो अक्सर करके आता रहता है। आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी, आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी, प्रीफर के साथ देन नहीं आता, प्रीफर के साथ एक फिक्स प्रोपोजिशन है वो टू आता है। ही इन्वाइटेड मी ऑन फॉर टी, फॉर यहाँ पे नहीं आता, ही इन्वाइटेड ऑन टी, ही इन्वाइटेड मी ऑन टी। तो याद रखिएगा कि वर्ब के साथ क्या सीन होता है, या तो वो प्रीपोजिशन लेता नहीं, या तो लेता है तो वो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं प्रीपोजिशन चार्ट में, जैसा कि हम लोग फ्रेजल वर्ब में पढ़े हैं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जो फ्रेजल वर्ब होता है तो फिक्स प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है। अब जैसे एक कुछ और रूल है कि इफ इन्फिनेटिव टू स्लीप टू राइट, ठीक है, अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करे, अगर इन्फिनेटिव किसी नाउन को क्वालिफाई करे टू स्लीप टू राइट, जैसे बेड पेन वगैरह हो गया,
तो क्या करते हैं कि ये सुटेबल प्रीपोजिशन अपने बाद में लेते हैं। जैसे द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन, गरीब के पास जो है कोई बेड नहीं है जिसमें वो सो सके, तो स्लीप के बाद फिर इन आया, टू स्लीप इन। तो टू स्लीप क्या कर रहा है, द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन, बेड को क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, टू स्लीप बेड को क्वालिफाई कर रहा है कि द पुअर हैड नो बेड, कैसा बेड नहीं है, सोने के लिए, तो सोना क्या कर रहा है, बेड को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब भी ऐसा केसेस हो कि आपका इन्फिनिटिव टू स्लीप, टू राइट, ये किसी भी जो है आपके ऑब्जेक्ट या फिर नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, तो इनके बाद एक सुटेबल प्रीपोजिशन लेना पड़ता है। प्रीपोजिशन जैसे इस वाले सेंटेंस में देखो हम क्या लेते हैं, ही हैड नो पेन टू राइट विथ, हमारे पास कोई पेन नहीं है जिससे हम लिख सके। डू यू हैव ए चेयर टू सिट ऑन, क्या है तुम्हारे पास चेयर, सीट जो है हम किस पे बैठेंगे, चेयर पे, तो सीट, टू सीट जो है वो चेयर को क्वालिफाई कर रहा है, तो हम चेयर पे बैठेंगे, तो टू सिट ऑन। तो यहाँ पे जो आपका ये टू प्लस सीट यानी इन्फिनिटी है आपका, ये जो है चेयर आपके नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो एक सुटेबल प्रीपोजिशन को आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो होगा यहाँ पे ऑन। तो ये चीज़ आपको सेंसेस में डालने पड़ेंगे अपने, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको याद आ जाती है कि कौन सी प्रीपोजिशन लेनी पड़ेगी, कौन सी प्रीपोजिशन हम कब ले, कौन सी ना ले। जैसे कि स्लिप के साथ हम इन ही लें, स्लिप विथ क्यों ना लें, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद आ जाएगी। बेड के अंदर सोते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, पेन के साथ लिखते हैं और चेयर पर बैठते हैं, तो ये यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होता है उनके कॉमन जो जनरल यूज होते हैं, जनरल हम हिंदी में उनकी मीनिंग जाते हैं, उस मीनिंग के हिसाब से आते हैं यहाँ पे। कुछ और छोटे छोटे से रूल हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे होते हैं पर पूछ दिए जाते हैं तो गलतियां बहुत होती है। जैसे इफ़ यू नीड टू फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस वी मस्ट यूज़ बोथ ऑफ द फॉर्म्स। अगर सेंटेंस में दो फॉर्म अगर इस्तेमाल करनी हो वर्ब की और सेंटेंस के सेंस के हिसाब से, ऐसे सेंटेंस आपको सेंस के हिसाब से समझने पड़ेंगे कि उसमें वर्ब के आपको दो फॉर्म यूज करने कि नहीं करने। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आपको करना पड़ेगा और ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी। जैसे यहाँ दो सेंटेंसेस मैंने लिया है, इसको समझते हैं। आई हैव नेबर एंड विल नेबर चीट यू, आई हैव नेबर एंड विल नेबर चीट यू, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया और कभी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मैंने धोखा कभी नहीं दिया है और कभी नहीं दूंगा। तो आई हैव नेवर, यहाँ पे एक चीट जो है आपका मिसिंग है, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट यू, आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट यू। नथिंग हैज़ और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइस, नथिंग हैज़ और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइस। डिमाइस मतलब होता है ना कि जैसे शोक हो, किसी कोई जैसे किसी की डेथ हो गई हो तो वो शोक वाले समय की डिमाइस बात करते हैं। तो नथिंग हैज़ और विल बी मोर ट्रेजिक, कभी भी इतना ट्रेजिक नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। तो नथिंग हैज़ बीन, नथिंग हैज़ बीन और विल बी, तो यहाँ पे हैज के साथ आपको बीन लेना पड़ेगा क्योंकि विल के साथ आपने बी लिया है, तो हैज के साथ आपको बीन लेना पड़ेगा। नथिंग हैज़ बीन और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइस। तो ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको आपको सेंस के हिसाब से समझना पड़ता है कि क्या दो जगह आपको वर्ब के दो फॉर्म लेने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत महसूस हो रही है तो आपको करना पड़ेगा। एक चीज़ और आती है इमेजिनरी सेंटेंसेस को लेके। इमेजिनरी सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें वर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, वाज का कभी नहीं इस्तेमाल करते हैं, और वर का कॉम्बिनेशन होता है वुड के साथ। जैसे इफ़ ही वॉज ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जो है ये इमेजिनरी सेंटेंस है कि अगर वो मिलेनियर होता तो मिलेनियम प्रोजेक्ट को जो है हेल्प करता। तो जब भी ऐसे इमेजिनरी सेंटेंसेस हो तो ध्यान रखिएगा कि वाज का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ ही वर मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, और ध्यान रखिएगा कि जो इनका कॉम्बिनेशन होता है वर का वुड के साथ होता है। तो इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी एग्जांपल वगैरह में आगे चल के करेंगे हम इसको। अब एक चीज़ और है, थोड़ा छोटा सा रूल है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बस समझने के लिए है कि वर्ब क्या होता है। कई सारे वर्ब होते हैं, जब उनके अगर हम आगे आर्टिकल लगा दें तो वो नाउन की तरह भी एक्ट करते हैं। जैसे ही इज़ वॉकिंग, यहाँ पे आपका वर्ब है जो है वॉकिंग, ही इज़ गोइंग फॉर ए वॉक, लेकिन ए वॉक क्या है, यहाँ पे जो है आपका नाउन है। ही राइड्स ए हॉर्स, यहाँ पे राइड क्या है आपका वर्ब है। ही वेंट फॉर ए राइड, तो यहाँ पे ए राइड जो है आपका नाउन है। तो जब भी हम वर्ब के आगे आर्टिकल जोड़ देते हैं, ए एंड द कुछ भी, देन वो क्या बिहेव करता है, वो शो करता है जो है एक नाउन की तरह। और ये रूल मैं आपको प्रीपोजिशन में पढ़ा चुका हूँ। इफ डिफरेंट वर्ब्स नीड डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज ऑल द प्रीपोजिशंस। अगर एक से ज़्यादा वर्ब या फिर एग्जेक्टिव या फिर ऐसा कोई वर्ड है जिनको मतलब प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है तो हमको उसको इनपुट देना होता है। जैसे एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो लिव के साथ जैसे ऑन लैंड, यहाँ पे ऑन लैंड के पहले ऑन लगाया है और वाटर के पहले इन। तो एग्जाम में जानते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, या तो यहाँ से ऑन हटा देगा या तो यहाँ से इन हटा देगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस पे आती है,
सीधा सीधा रूल्स जैसे नहीं है, क्योंकि सीधे समझ में नहीं आता। आपको थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर अभ्यास हो जाएगा तो ये चीज़ें आपको जहन में आने लगती कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, यहाँ पे दोनों प्रीपोजिशन लेने की जरूरत है। ही वॉज एक्विटेड ऑफ एंड एब्जॉल्व फ्रॉम, ही वॉज एक्विटेड ऑफ एंड एब्जॉल्व फ्रॉम ऑल द चार्जेज ऑफ करेक्शन। तो यहाँ पे एक्विटेड के साथ ऑफ लिया है, एब्जॉल्व के साथ फ्रॉम, क्योंकि दोनों के साथ जरूरत है। एक क्वेश्चन रहता है कि एक सेंटेंस मैंने बताया था, वहाँ पे मैंने एब्जॉल्व के साथ ऑफ इस्तेमाल किया था, तो कुछ स्टूडेंट ने बोला था मेरे से कि सर यहाँ पे ऑफ क्यों इस्तेमाल किया, आपने बताया था एब्जॉल्व के साथ फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको एक बता दूं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में बना रहता है कि ऑफ इस्तेमाल होता है एब्जॉल्व के साथ या फ्रॉम। यार दोनों इस्तेमाल होता है, एब्जॉल्व के साथ ऑफ भी इस्तेमाल होता है, एब्जॉल्व के साथ फ्रॉम भी इस्तेमाल होता है। सेंटेंस के सेंस के हिसाब से देखिए कि क्या आपको फ्रॉम लगाने की जरूरत है या ऑफ लगाने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे बात करें ही वॉज एक्विटेड ऑफ एंड एब्जॉल्व ऑफ रखोगे तो सेंटेंस का जो है सेंस थोड़ा सही नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे रखा है ही वॉज एक्विटेड ऑफ एंड एब्जॉल्व फ्रॉम ऑल द चार्जेस ऑफ करप्शन। मुझे वो सेंटेंस एक्जैक्टली याद नहीं कि वो सेंटेंस क्या था वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे भी वो सेंटेंस था वहाँ पे ऑफ जो है इस्तेमाल सही किया गया था। तो ध्यान रखिएगा एब्जॉल्व के साथ हम फ्रॉम भी लगाते हैं और ऑफ भी लगाते हैं। एब्जॉर्ब समवन फ्रॉम समथिंग होता है, एब्जॉर्ब समवन ऑफ समथिंग भी होता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ और रूल्स है। अब ये रूल जो है एडवर्ब और वर्ब को कंबाइन लेके, एडवर्ब और वर्ब को कंबाइन लेके, ये एडवर्ब एज को लेके और वर्ब को लेके कंबाइन है। मतलब ऐसा है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एडवर्ब एज को लेते हैं और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एडवर्ब एज को नहीं लेते हैं। एडवर्ब का काम करना क्या होता है, वर्ब को क्वालिफाई करना होता है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एज के साथ आते हैं और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एज के साथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन मार्क मैंने किया है, इन्होंने मतलब है कि ग्रीन सिग्नल दिया है एज को, कि मतलब एज यूज किया जा सकता है मॉडिफाई करने के लिए। और यहाँ पे रेड मार्क मैंने यहाँ पे किया है कुछ वर्ब्स को, इसका मतलब यह है कि ये एज को रेड सिग्नल दे रहे हैं, मतलब तुम हमारे साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते हो। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कौन कौन से जो है वर्ब हैं जो एज को ग्रीन सिग्नल देते हैं। जैसे रिगार्ड ग्रीन सिग्नल देता है, डिस्क्राइब ग्रीन सिग्नल देता है, डिफाइन ग्रीन सिग्नल देता है, ट्रीट ग्रीन सिग्नल देता है, व्यू ग्रीन सिग्नल देता है और नो ग्रीन सिग्नल देता है। और नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक एंड चूज, ये सारे के सारे जो वर्ब है ये ग्रीन सिग्नल नहीं देते, मतलब ये अपने साथ एज का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। अब रिगार्ड क्या है, ग्रीन सिग्नल देता है, पर यहाँ पे नहीं है। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब डिफाइन है, डिफाइन क्या है, ग्रीन सिग्नल देता है, तो डिफाइन एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जैसे कुछ रूल होते हैं, जैसे कुछ रूल तो होते हैं जिनको सेंसेस के हिसाब से जाते हैं, कुछ रूल होते हैं जिनको आपको रट्टा मारना होता है। तो ये आप चीज को समझना होता है कि कौन सा रूल है जो सेंसेस के हिसाब से जाएंगे, कौन सा रूल ऐसा है जिनको रट्टा मारने से काम चलेगा। तो ये जो है ये सीधा प्योर रट्टेबाजी पे है कि ये वर्ड आपको दे और आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि एज का इस्तेमाल है इसके साथ में कि नहीं। अगर एज का इस्तेमाल है तो आप ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप करोगे, और इनके साथ देखोगे कि एज का इस्तेमाल है तो फर्जी का हो गया, चलो ठीक है, अच्छा एज यहाँ से हटाना है। तो ध्यान रखिएगा दो चीजें, एक तो आप जो है सेंसेस के हिसाब से कौन से रूल्स अप्लाई करते हो और कौन से रूल्स है जो आप रट्टा मार के कर सकते हो। तो ये कुछ रूल है जो रट्टा मार के करना होता है। सी इज कंसिडर एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। सी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। यहाँ पे जो एज है वो देखिए, कंसिडर आपका जो वर्ड है ये रेड सिग्नल देता है कि हम एज को नहीं आने देंगे, पर ये एज हमारा इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे गलत है। द टीचर कॉल्ड, कॉल आपका क्या है, रेड सिग्नल है। हिम एज स्टूपिड, एज हटाइए यहाँ से, द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड। और जनरली भी अगर याद करें तो टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड, उसको स्टूपिड, एज स्टूपिड तो कभी हम नहीं कहते हैं। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज ए लेक्चरर। अपॉइंट के साथ भी हम एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज काटिए यहाँ से। आई थिंक हर एज ए फूल। थिंक आप देखिए इसमें हाँ थिंक है, तो एज हटाइए, आई थिंक हर एज ए फूल। तो समझ रहे हैं ना कि कौन सा ग्रीन सिग्नल दे रहा है, कौन सा रेड सिग्नल दे रहा है। आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल। चलिए कुछ और रूल समझते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए एक ये चीज़ है, ये 2015 में मेरे खुद के सेट में आया था जब मेरे 12 नंबर आए थे, जब मैं बताया था, बट ये क्वेश्चन मैं सही कर गया था क्योंकि मैंने इसको रट्टा मार गया था। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ये तीन ऐसे वर्ड है जिनके साथ आप हमेशा V2 का इस्तेमाल करते हैं। क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये तीन ऐसे वर्ड है जिनका हम इस्तेमाल V2 के साथ करते हैं। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। इट इज़ हाई टाइम यू डू डिड समथिंग। यहाँ पे डू नहीं होगा, क्या होगा, V2 फॉर्म होगा डिड। इट इज़ हाई टाइम यू डिड समथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा समय हो गया है जब तुमने कहा है। तो एक तरीके का ये निगेटिव सेंस भी देते हैं। इट इज़ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तुमने कुछ किया नहीं है, इस तरीके का सेंस देते हैं। इट इज़ अबाउट टाइम मतलब ज़रूरत से ज़्यादा समय हो गया, इस तरीके का सेंस देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक तरीके का पास्ट शो कर रहे होते हैं कि बहुत समय हो गया, तो इनके साथ V2 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, रूल बहुत छोटा सा है, जहन में नहीं आता है, बट पुट कर दिया जाता है। और कुछ क्या होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, फ्यू नाउन टेक्स ए डेफिनेट वर्ड बिफोर देम, मतलब वो अपने पहले डेफिनेट वर्ड लेते हैं, मतलब वो निश्चित वर्ड लेते हैं कि यही वर्ड आएगा, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं आएगा। जैसे बात करें हम बोलते हैं हैव लंच,
हैव ए डिमांड, हैव ए गुड टाइम, हैव ए शावर, हैव ए ड्रीम, हैव ए कन्वर्सेशन। तो इनके पहले हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मेक ए जेस्चर, मेक ए नॉइज, मेक ए प्रॉमिस, मेक ए रिक्वेस्ट, मेक ए मिस्टेक। और कुछ और है जैसे लॉन्च स्कीम, रेंडर हेल्प, इम्पार्ट एजुकेशन, लाइव ए टैक्स, इम्पोज टैक्स, फाइन लीव ए टैक्स। साहिब लाइव नहीं होता है, लेवी टैक्स होता है, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड लाइव नहीं होता है, लेवी टैक्स होता है। LEVY, सॉरी कहाँ पे है, लेवी टैक्स, LEVY, लेवी टैक्स होता है। ये गलत प्रिंट हो गया है, LEVY। आज मेरा पेन भी सही नहीं चल रहा है, लेवी टैक्स। ध्यान रखिएगा कि लाइव प्रिंट मतलब वो है टाइप एरर है, तो लेवी होगा, लेवी टैक्स, टैक्स लगाना। इम्पोज टैक्स, फाइन या लीगल चार्जेस, इस तरह होता है। कुछ और है वो भी देख लीजिए। टेक एन एग्ज़ाम, टेक एन एग्ज़ाम, टेक एडवांटेज। अब जैसे एक इस पे मिस्टेक आती है, गिव एग्ज़ाम, तो गिव नहीं करते हैं हम, टेक एन एग्ज़ाम करते हैं। टेक एन एडवांटेज, टेक एडवांटेज, टेक एन एक्शन, टेक रिस्क, टेक योर टाइम। तो टेक इन सारे वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3-4 बार पढ़ लोगे ना तो आपके जहन में आ जाएगा। अच्छा, हैव ए लंच होता है, हैव ए डिमांड होता है, हैव ए गुड टाइम होता है, हैव ए शावर, हैव ए ड्रीम, हैव ए कन्वर्सेशन होता है। टेक एन एग्जाम होता है, गिव एन एग्जाम नहीं होता है। टेक एडवांटेज होता है, टेक एन एक्शन होता है, टेक रिस्क होता है, टेक योर टाइम होता है। मेक ए नॉइज, मेक ए प्रॉमिस, मेक ए रिक्वेस्ट, मेक ए मिस्टेक होता है। लॉन्च स्कीम होता है, रेंडर हेल्प होता है, इम्पार्ट एजुकेशन होता है, लेवी टैक्स होता है, इम्पोज्ड टैक्स होता है, फाइन लीगल चार्जेज होता है। तो ये चीज़ें आपको एक बार 2 बार आप पढ़ लोगे तो आपके जहन में आ जाएगा। अब ये क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो वर्ब से रिलेटेड छोटे बड़े सारे रूल्स आपके जो है फिनिश हो गए, खत्म हो गए। अब क्या करना है कि जो हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमने अभी रूल पढ़ा है वो सारे के सारे हमारे जहन में और अच्छे से बसने लगेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे ही मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना है, फिर देखना है कि आपको गलतियाँ क्या हो रही है। पहला सेंटेंस है, वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नॉक्ड him down। walking along the road a car knocked him down। अब इसको ध्यान से देखिए, अभी इसी तरीके का सेंटेंस मैंने पहले बताया था कि walking along the road a car knocked him down। कौन टहल रहा है, कार टहल रही है रोड पे कि कार ने नॉक किया है। तो आपको क्या है, सुटेबल जो है सब्जेक्ट लेना है walking along the road। I was walking along the road a car knocked him down। तो walking के पहले आपको एक सब्जेक्ट लेना है, आप ले सकते हो I was। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको चेक करना होता है। दूसरा सेंटेंस पे इसी भी बेस्ड है, हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। हैविंग डन माई वर्क माई मदर अलाउड मी। अगर यहाँ पे हम हैविंग डन कोई सूटेबल सब्जेक्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा, माई मदर जो है इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई हैविंग डन माई वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको आई लेना पड़ेगा। आई हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। तीसरा सेंटेंस है, बीइंग ए रेनी डे, अभी आपको याद आ गया होगा, इसके पहले लगाना होगा, इट बीइंग ए रेनी डे आई हैड टू कैंसिल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फ्यू सेल्फिश लीडर आर बेंट टू हार्म। बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो बेंट है वो टू नहीं लेता है, बेंट लेता है बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है डिटरमाइन टू डू, कोई काम करने के लिए निश्चित होना। और बेंट ऑन के बाद हमेशा जो है HARM हार्मिंग आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन कोई भी आता है उसके बाद वर्ब का हमेशा ING फॉर्म आता है, V1 प्लस ING आता है। तो बेंट ऑन हार्मिंग, यहाँ पे टू की जगह ऑन होगा और हार्म की जगह हार्मिंग। सेंटेंस में ये एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, एज आई हैव वर्क हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स। एज आई हैव वर्क हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो टू नहीं आता है, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है। क्या होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ होगा और पास की जगह क्या होगा, पासिंग। क्योंकि जब भी प्रीपोजिशन आता है, कोई भी प्रीपोजिशन हो इंक्लूडिंग टू, उसके बाद जब भी पास आए या फिर जैसे कोई वर्ब आए तो वो हमेशा ING फॉर्म में आता है। तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग विथ फ्लाइंग कलर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही वेंट टू दैट प्लेस। ही वेंट टू दैट प्लेस विथ ए व्यू टू हेल्प द अर्थक्विक विक्टिम्स। यहाँ पे जैसे ही विथ ए व्यू टू दिखे आपको, तो याद है मैंने आपको ये रट्टा मराया हुआ कि विथ ए व्यू टू के बाद हमेशा ING फॉर्म आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग। देख रहे हैं सेंटेंस, जो रूल्स हैं उन पे सीधे सीधे ऐसे ही आए हैं। और ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस जैसे कभी एग्जाम में नहीं आए, ये सारे एग्जाम के ही सेंटेंसेज हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सिवरी आई इन्फेक्शन। यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सिवरी आई इन्फेक्शन। यहाँ जो अवॉइड है, अवॉइड जो है अपने साथ वो लेता है जेरेंड। क्या लेता है, जेरेंड। आप इसको याद रखिए, अवॉइड अपने साथ लेता है जेरेंड। यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल, क्या होगा यहाँ पे, गोइंग।
कुछ नए रूल आपको यहाँ पे भी मिलेंगे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो हम अपने एक्सरसाइज जब हम पढ़ रहे होते हैं रूल्स उसमें नहीं मिलता है, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन, कुछ नए तरीके के रूल्स होते हैं, तो उनको हमें नोट डाउन करना पड़ता है। यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल एज यू हैव सीवरी आई इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, अवॉइड जो है अपने साथ जिरंड लेता है। और एक कॉमन सेंस भी होता है, आपको इनमें जो है जिरंड और इन्फिनिटी इस्तेमाल करने में थोड़ी प्रैक्टिस हो जाने के बाद कॉमन सेंस भी लगने लगता है कि अच्छा हाँ ये वर्ड है देन गोइंग आएगा, ये वर्ड है देन टू गो आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इन्फिनिटी वगैरह ऐसे लास्ट में आए तो इनके बाद एक हमें सूटेबल प्रीपोजिशन लेना पड़ेगा। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑन, सॉरी बोस्ट ऑन, बोस्ट ऑफ लगता है। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ, मतलब मेरे पास कोई है, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है डींगे मारना। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ, कि मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है जिसमें मैं डींगे मार सकूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। अभी मैंने बताया कि अवेल क्या करता है, अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो वन मस्ट अवेल वन सेल्फ, यहां पे आपको क्या डालना पड़ेगा, वन सेल्फ। तो यहां पे आपको वन सेल्फ डालना पड़ेगा, वन मस्ट अवेल वन सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, वुड यू प्लेस ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट फॉर ऑल ऑफ अस। वुड यू प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर के बाद ये जो फॉर लगा है ये नहीं आएगा, क्या है, ऑर्डर के बाद फॉर नहीं है, फॉर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यू वुड प्लेस ऑर्डर टी एंड बिस्कुट फॉर ऑल ऑफ अस, सिर्फ यही सेंटेंस में होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एवरीवन कंसिडर्ड हिम। एवरीवन कंसिडर्ड हिम एज ए ब्रेव मैन बट ही फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड। सब अपने आप को बहादुर समझते हैं, लेकिन जब भी बैटलफील्ड की बात आती है वहाँ से भग लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि कहाँ कहाँ पे एज इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ पे एज इस्तेमाल नहीं होता, तो याद होगा, आपको याद होना चाहिए। वैसे अब ये भी पढ़ाया है कि कंसीडर जो है अपने साथ जो है एज नहीं लेता, ये रेड सिग्नल देता है एज को, तो यहाँ पे एज गलत तरीके से इस्तेमाल है, एज इस्तेमाल नहीं होगा। तो जैसे सेंटेंसेस जब आपको करेक्ट करना होता है एग्जाम में, तो अगर आप रूल्स आपको प्रॉपर तरीके से याद है तो आप सेंसेस के बजाय जो है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेंस पे बेस्ड होते हैं और बाकी सारे ऐसे तो होते हैं जो आपको रूल अच्छे से याद है, तो आपको कीवर्ड पकड़ के उन्हें सही करना होता है। तो भले आपको मीनिंग ना पता हो, लेकिन कीवर्ड अगर पकड़ना आता है तो भी आप जो है आराम से जो है रूल्स को करेक्ट कर सकते हैं, सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़ पेपर। अब यहाँ पे फिर से आपको चूज करना है कि क्या इस्तेमाल करें। माई फादर डज नॉट माइंड, यहाँ पे टू भी नहीं होगा, बीइंग डिस्टर्ब होगा। क्या होगा, बीइंग डिस्टर्ब। मेरे पिताजी माइंड नहीं करेंगे डिस्टर्ब होने से, जब वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं। तो एक तो इसको ऐसे भी से समझ सकते हो कि ये रियल घटना है, तो जब रियल घटना की बात आती है तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ था कि जो है आपको जिरंड इस्तेमाल करना होता है, इन्फिनिटी नहीं। माई फादर डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब। अभी लास्ट वाले का मैंने कुछ वो आपको आंसर नहीं दिया हुआ स्टार्टिंग में, वीडियो के एंड में उसका आंसर मैं टाइप करके मैंने रख दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम हैविंग ए कार एंड ए जीप बिसाइड्स ए बिग हाउस इन गुड लोकेलिटी। परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम हैविंग ए कार, यहाँ पे देख रहे हैं आई एम हैविंग ए कार। एक तो ये सेंटेंस जैसे ही पढ़ेंगे आपको सेंस में आ जाएगा, अरे यार ये क्या लिखा, आई एम हैविंग ए कार होता है कि आई हैव ए कार, इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या है, हैविंग, आई एम हैविंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई हैव ए कार एंड ए जीप। तो यहाँ पे सिर्फ इस्तेमाल होगा आई हैव ए कार एंड ए जीप बिसाइड ए बिग हाउस इन गुड लोकेलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द लॉयर आस्क्ड मी इफ इट वर वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। द लॉयर आस्क मी इफ इट वर वर्थ टू टेक। यहाँ पे वर्थ को भी आप एक ध्यान दीजिएगा कि वर्थ जो है अपने बाद जो है जिरण लेता है, वर्थ टेकिंग यहाँ पे ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, वर्थ टेकिंग। मेरा पेन सही नहीं चल रहा है इसलिए मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, वर्थ टेकिंग होगा, द मैटर टू कोर्ट। अब नेक्स्ट है, आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब। यहाँ पे जो बेड है ये अपने साथ क्या करता है, बेयर इन्फिनिटी लेता है। क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे टू सबमिट के बजाय सिर्फ सिंपली सबमिट आएगा। तो देख रहे हैं कीवर्ड के सराउंड्स में ही एरर रखे जाते हैं। तो जो मैंने अगर रूल्स आपको पढ़ाए हैं, अगर वो आपको याद है तो ये करना आपके लिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 17, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। देखिए यहाँ पे थिंक आया, ये क्या करता है, रेड सिग्नल देता है एज को, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव ए टेस्ट ऑन फ्राइडे। कैपिटल कर लीजिएगा इसको, फ्राइडे।
ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव ए टेस्ट ऑन फ्राइडे। अभी जस्ट एक्सरसाइज करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टेक ए जो है एग्जामिनेशन होता है, टेक ए टेस्ट होता है, गिव ए टेस्ट नहीं होता है। तो ये एक एरर है जो 3-4 बार सेंटेंस ये पूछा गया एग्जाम में, गिव दे देता है और ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव ए टेस्ट, तो ऐसे समझ में आता है अरे सभी कैंडिडेट देंगे। तो गिव ए टेस्ट नहीं होता, टेक ए टेस्ट होता है। पेन सही नहीं चल रहा है, आप नोट डाउन कीजिएगा, गिव की जगह पे टेक। 19 मिस्टर दोराई वुड रेदर स्पेंड ए क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग ए पार्टी। मिस्टर दोराई वुड रेदर स्पेंड ए क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग ए पार्टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं वुड रेदर एक वर्ड आया है, वुड रेदर के बाद क्या करते हैं हम V1 लेते हैं, उसके बाद देन का इस्तेमाल करते हैं और देन के बाद भी V1 आता है। तो यहाँ पे देन के बाद क्या है, V प्लस ING आया, V1 प्लस ING, तो इसको आपको अटेंड करना पड़ेगा अटेंडिंग की जगह, ठीक है। तो देन अटेंड ए पार्टी, मिस्टर दोराई वुड रेदर स्पेंड ए क्वाइट इवनिंग देन अटेंड ए पार्टी। क्वेश्चन नंबर 20 है द ऑडियंस वॉच द क्लॉन्स। द ऑडियंस वॉच द क्लॉन्स। क्लॉन्स कहाँ पे होते हैं, जैसे जोकर वगैरह होते हैं, क्लॉन्स उनको बोलते हैं। परफॉर्म्ड दियर एक्ट, तो आप जैसे इसको कॉमन सेंस भी कर सकते हैं कि द ऑडियंस देखती है क्लॉन्स को, जो परफॉर्म कर चुका होता है वो देखती है, परफॉर्म करते हुए देखती है, परफॉर्म करते हुए देखती है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आएगा परफॉर्मिंग दियर एक्ट। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन, जो लाइफ गार्ड है वो चिल्ड्रन को, जो बच्चों का है, वो डीप साइड में जो है तैरना नहीं देगा पुल के। अब यहाँ पे जो है लेट के बाद हमेशा क्या आता है, V1 फॉर्म आता है, जिरंड नहीं आता, तो यहाँ पे टू फर्जी का यूज है। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट, ध्यान रखिएगा कि लेट के बाद V1 फॉर्म आता है, तो यहाँ से टू आपको हटाना पड़ेगा। 22 ही डिनाइड टू हेल्प मी। ही डिनाइड टू हेल्प, डिनाई एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद जो है आपको जिरंड इस्तेमाल करना होता है। हेल्प की जगह आप क्या इस्तेमाल करोगे, हेल्पिंग। तो एवॉइड मैंने बताया, टू अर्थ मैंने बताया, डिनाइड बताया, इनके बाद आपको याद रखना होगा कि जिरंड यूज होता है। 23 वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगन टू राइज। वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगन टू राइज। अब देख रहे हैं ये वही सेंटेंस है जो मैंने अभी स्टार्ट में 3 लिया था, वॉकिंग अलोंग द रोड। अच्छा, मैंने वहाँ पे आपको बताया था आई वॉज वॉकिंग, है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अगर आई वॉज वॉकिंग लिखिएगा तो बाद में व्हेन ऐड कर लीजिएगा, व्हेन कार नॉक डाउन। अब यहाँ पे जैसे होगा वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक द रिवर, while I was walking along the bank of the river the road began to rise। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म होगा। तो स्टार्ट में आपको सब्जेक्ट ऐड करना है इस तरीके के सेंटेंस में। 3-4 क्वेश्चन हो गया, अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 24 देखिए, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, जैसा कि मैंने बताया। यू, अब देखिए यहाँ पे तुरंत वर्ब देखिए, इट जैसे ये वर्ड है तुरंत वर्ब देखिए, वर्ब कैसा है, डिसाइड, गलत है, डिसाइडेड होगा। क्वेश्चन सही है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये तीन के तीनों के साथ हमेशा V2 फॉर्म इस्तेमाल होता है। 25 एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई आस्क्ड फॉर ए स्टीम्ड कप ऑफ टी। अभी हमने बताया कि स्टीम्ड कप ऑफ टी नहीं होता, स्टीमिंग कप ऑफ टी होता है। तो ING फॉर्म इसका इस्तेमाल कीजिए, स्टीम्ड नहीं, क्योंकि जलता हुआ होता है ना, जल चुका होता है। इस तरीके से सेंस समझिए कि जब हमें कप मिलता है तो जल रहा होता है, तो वो करंट कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, इसलिए स्टीमिंग कप ऑफ टी लिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब बाकी के सेंटेंसेज जो है मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ, इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए और आपको इसका जो है सोल्यूशन बताना है। 26 से लेके आप नोट डाउन कीजिए पॉज करके 40th तक। ये आपको अब खुद से करना है, क्योंकि मैंने 25 करा दिया है तो थोड़ी प्रैक्टिस करा दी है। इसको मैं एक बार से वापस से डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें थोड़ा सा जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा लग रहा है और थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें पड़ता है सेंसेस में डालने में। तो मैं इनकी प्रैक्टिस दोबारा करा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, फिर अगली वीडियो जो मेरी बनेगी डे 11 में मैं इसको डिस्कस करूँगा। अब बात करें जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको जिरंड पे जो है करने के लिए, उसका जो ऑप्शन है 10 से लेके 15 तक दिया था। तो 10वें का ऑप्शन है लिसनिंग, 11वें का टू वर्क, 12वें का टू टॉक, 13वें का वॉचिंग, फिर टू रेंट, टू गेट। तो जिन स्टूडेंट ने ये फिलअप किया है, सही से भरा है, इसका मतलब है कि उनको जिरेंट क्लियर है, इन्फिनिटी क्लियर है। और जिनका ये सही नहीं है वो डाउट में है। अगर कोई डाउट है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप लोग मुझे उस पर मैसेज कीजिए कि हाँ इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में सर टू टॉक कैसे लग गया या फिर वॉचिंग कैसे लग गया, तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। या आपको कोई और सेंटेंसेज में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप कीजिए, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। अगर आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर ना मिला हो तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, 9696415548, 9696415548।
इस पे जो है आप हमें जो है कॉल मत कीजिएगा, इस पे आप व्हाट्सअप कीजिए। मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, तो जो वैल्यूएबल मतलब ऐसे हैं कि जिनको रिप्लाई करना जरूरी है, मैं उनको रिप्लाई जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में तकरीबन 500-600 मैसेज आ जाते हैं, तो सबको रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, देन जब भी मुझे टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थोड़ा आपको बस वेट करना पड़ सकता है, जो है कि आपने क्वेश्चन भेजा, ऐसा नहीं होगा कि मैं तुरंत ही रिप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा होता हूँ, साथ में जो है आपका क्वेश्चन भी देखना होता है, फिर आपको समझाना भी होता है। सिर्फ ऑप्शन तो भेजना नहीं होता है, आपको समझाना भी पड़ता है कि ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो अपने डाउट सेंड करते रहिए, क्योंकि एग्जाम का सेशन चल रहा है, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।